नमस्कार, फिर से स्वागत करता हूँ आपका इस कोर्स में मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स में जो हम हिंदी में पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था पल्स नेबारो स्ट्रेस क्या होता है। इस पार्ट से आगे हम देखेंगे कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जब होगा यानी डिसलोकेशन जब मूव होगा तो क्या प्लास्टिक स्ट्रेन डेवलप होगा। उसके पहले हमें ये जानना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है डिसलोकेशन की, यानी डिसलोकेशंस की कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, डिसलोकेशंस के कुछ नियम होते हैं, तो वो इस पार्ट में हम जानेंगे। उसके पहले जाने से पहले हम एक कुछ कंसेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं डिसलोकेशंस के बारे में। तो ये हमने देखा था वोल्टेरा कट, और वोल्टेरा कट से किस तरह से हम डिसलोकेशंस को तैयार कर सकते हैं। तो ये मान लेते हैं हमारा एक सिलेंडर है, यानी एक कंटिन्यूम सॉलिड है, और हमने देखा था कि एक वोल्टेरा नाइफ से हम कट करेंगे, इस तरह से कुछ कट करेंगे तो हमें, और डिस्प्लेस करेंगे मटेरियल को तो हमें डिसलोकेशंस मिलेंगे। तो देख लेते, अगर मेरा यहाँ पे मान लेते ये मेरा टेंजेंट वेक्टर है इस सिलेंडर के एक्सिस के अराउंड इन तीनों केसेस में, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कट किया, इसमें कट किया, और यहाँ पे इस तरह से शिफ्ट किया, इसको इस तरह से मूव किया और इस पार्ट को इस तरह से लेके आया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो रेड पार्ट है मार्क्ड है, यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट मुझे मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कैसा है, ये टी को परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया मेरा एज डिसलोकेशन। इस केस में आप देखेंगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, जब मैंने डिस्प्लेस किया सॉलिड को, ये इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे टी पैरेलल है बर्जेस वेक्टर से, तो ये हो गया मेरा स्क्रू डिसलोकेशन। और इस केस में आप देखेंगे कि ये जो टी और बी है ये कुछ एंगल बनाएंगे एक दूसरे के साथ, तो ये हो जाएगा मेरा मिक्स्ड डिसलोकेशन। ये हो गए डिसलोकेशंस के प्रकार। पर मैं वोल्टेरा कट से कुछ और चीज़ कर सकता हूँ, जैसे मैंने एक कंटिन्यूम सॉलिड था और यहाँ पे मैंने देखा कि ये कुछ ऐसे पार्ट मैंने कट कर दिया, और यहाँ पे जो रेड वाला मार्क है इस तरह से कुछ कट कर दिया, और मैंने इस पार्ट को ज्वाइन कर दिया यहाँ पे इस तरह से। आप देखेंगे कि ब्लू और रेड यहाँ पे ज्वाइंट है। सिंपली यहाँ पे भी आप देखेंगे कि मैंने कट किया और मैंने जो ऊपर वाला पार्ट है उसको इस तरह से रोटेट किया, और जो बॉटम वाला पार्ट है उसको कुछ इस तरह से रोटेट किया और इनको ज्वाइन कर दिया यहाँ पे। और आप देखेंगे कि मैंने कुछ ऐसे एक पार्ट कट किया और फिर मैं इस पार्ट को ज्वाइन करूँगा, तो ये जो मेरे पास डिफेक्ट्स तैयार होंगे ये भी लाइन डिफेक्ट्स तैयार होंगे, और इनको मैं कहता हूँ डिस्क्लिनेशंस। हम इस डिस्क्लिनेशंस के बारे में इस कोर्स में नहीं पढ़ेंगे, पर ये जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए इंट्रोड्यूस किया हूँ यहाँ पे। ये जो डिस्क्लिनेशन होते हैं यहाँ पे रोटेशनल सिमेट्री वायलेटेड होती है, यानी रोटेशनल सिमेट्री ब्रेक होती है। हमने देखा था रोटेशनल सिमेट्री के बारे में, जैसे जब हमने एनफोल्ड सिमेट्री के बारे में बात की थी क्रिस्टल्स में। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है डिस्क्लिनेशन, ये जो डिफेक्ट्स है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिक्विड क्रिस्टल्स में। तो ये हो गए मेरे डिसलोकेशंस और डिस्क्लिनेशंस, ये हमने जाना है वोल्टेरा कट से। अभी जानते हैं कि हमारे जो डिसलोकेशंस है उनके ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो ये कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है मेरे डिसलोकेशंस की, यानी मैं इसको ऑब्जर्व कर सकता हूँ। तो डिसलोकेशन कैन नॉट एंड एब्रप्टली इन अ क्रिस्टल। हमने देखा था कि अगर क्रिस्टल डिफेक्टेड है और लाइन डिफेक्ट है वहाँ पे, तो हमें डिसलोकेशन मिलता है। और जो लाइन डिफेक्ट है या डिसलोकेशन है ये एब्रप्टली मेरे क्रिस्टल के अंदर एंड नहीं हो सकता है, यानी ख़त्म नहीं हो सकता। तो डिसलोकेशन कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, तो डिसलोकेशन कहाँ ख़त्म हो सकते हैं ये हम देखेंगे, कहाँ एंड हो सकते हैं। डिसलोकेशन हमारे एंड हो सकते हैं फ्री सरफेस पे, या ग्रेन बाउंड्रीज पे, या किसी और डिसलोकेशंस पे, ये हम जानेंगे, इनको नोड्स कहते हैं, या किसी या खुद के ऊपर ही, इसको हम कहते हैं लूप। तो देखते हैं पहले, ये मेरा डिसलोकेशन मैं इस तरह से एज डिसलोकेशन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि ये अगर मेरा पूरा क्रिस्टल है इस तरह से, यहाँ पे मैंने एक हाफ प्लेन इंसर्ट कर दिया, तो एक मेरा डिसलोकेशन तैयार होगा। और हमने बताया था कि डिसलोकेशन क्या होता है। तो ये जो डिसलोकेशन यहाँ पे लाइन होगी या डिफेक्टेड, ये जो लाइन होगी ये मेरी डिसलोकेशन लाइन है। और अब देखेंगे अगर ये मेरा कंप्लीट क्रिस्टल है
तो ये जो पार्ट हो गया फ्रंट वाला, ये मेरा फ्री सरफेस हो गया, ये मेरा फ्री सरफेस हो गया, और जो बैक पार्ट होगा ये भी मेरा फ्री सरफेस हो गया। तो हम देखेंगे कि क्लियरली इस क्रिस्टल में जब मैंने डिफेक्ट तैयार किया तो ये डिसलोकेशन इस फ्री सरफेस से चालू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ, वो पीछे वाले सरफेस में जाके जो भी फ्री सरफेस है। तो डिसलोकेशन शुरुआत फ्री सरफेस से हुई और ख़त्म हुआ या एंड हुआ दूसरे फ्री सरफेस पे। फ्री सरफेस यहाँ पे भी होगा पीछे में मेरा। तो ये एक प्रॉपर्टी होगी मेरे डिसलोकेशन की। अभी मान लेते कि ये जो मेरा हाफ प्लेन है ये मैं बीच में बंद कर रहा हूँ। तो अगर हम देखेंगे कि इस तरह से मैं कुछ कर रहा हूँ, तो ये एक मेरा हाफ प्लेन है, यानी यहाँ मैंने यहाँ से शुरू किया और ये हाफ प्लेन मैंने क्रिस्टल के ख़त्म होने से पहले ही इसको रोक लिया, यानी स्टॉप कर लिया। तो अगर आप देखेंगे कि डिसलोकेशन लाइन यहाँ पे कैसे होगी, तो डिसलोकेशन लाइन यहाँ से शुरू होगी और इस तरह से जाके यहाँ पे एंड होगी। अगर मैं इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू देखूँगा तो मेरा फ्रंट व्यू कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। ये हाफ प्लेन इस तरह से है तो डिसलोकेशन लाइन यहाँ पे होगी, और टॉप व्यू कुछ इस तरह से दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये जो हाफ प्लेन है ऊपर से भी इस तरह से दिखेगा। तो आपको ये मिलेगा टॉप व्यू इस तरह से। तो डिसलोकेशन लाइन यहाँ से निकल रही है, तो इस तरह से देखेंगे यहाँ पे मेरी डिसलोकेशन लाइन आ रही है और यहाँ से अंदर जा रही है। तो यहाँ पे अगर मैं व्यू करूँगा 3D में तो इस तरह से कुछ ये जो नीले कलर की मार्क है ये मेरी डिसलोकेशन लाइन है। तो आप देखेंगे कि जो डिसलोकेशन है स्टार्ट कहाँ पे हुआ, फ्री सरफेस पे, और आप देखेंगे कि टॉप पे निकल के आ रही है तो ये भी मेरा फ्री सरफेस है, ये दोनों मेरे फ्री सरफेस है। तो आप देखेंगे कि जो डिसलोकेशन है ये शुरू हो सकते हैं मेरे फ्री सरफेस पे और एंड हो सकते हैं फ्री सरफेस पे। तो हमने देखा कि डिसलोकेशन क्रिस्टल के अंदर एंड नहीं हो सकते एब्रप्टली, ठीक है। तो ये फ्री सरफेस वाला क्राइटेरिया हो गया हमारा, ये एक हमारे ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होगी डिसलोकेशन की। अभी हम देखते हैं कि डिसलोकेशन अगर अंदर ख़त्म होता है तो उसका क्या इम्प्लीकेशन है। तो हमने बात की थी ये मेरे फ्री सरफेस हो गए, ये मेरा डिसलोकेशन यहाँ पे मैंने मार्क किया एज डिसलोकेशन, और ये टेंजेंट वेक्टर मैंने मार्क किया। और यहाँ पे मैंने बात की थी जो डिसलोकेशन की हम बात करते तब हम बात करते कि स्लिप्ड और अनस्लिप्ड पार्ट की। हमने बात की थी कि डिसलोकेशन लाइन जो है और टेंजेंट वेक्टर है वो क्या बाइफरकेट करता है, ये स्लिप पार्ट और अनस्लिप पार्ट को। तो मान लेते हैं मेरा डिसलोकेशन है जो इस तरह से है, यानी वो क्रिस्टल के अंदर ख़त्म हो रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर मेरा स्लिप पार्ट है और यहाँ पे मेरा अनस्लिप पार्ट है, तो मैं स्लिप पार्ट से अनस्लिप पार्ट को इस तरह से मूव हो सकता हूँ, यानी मुझे डिसलोकेशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्लेन है मेरा स्लिप प्लेन है, यानी ये क्या दर्शा रहा है कि मेरे पास कुछ स्लिप पार्ट है और उसी स्लिप प्लेन में मेरे पास कुछ अनस्लिप पार्ट है, और यानी कुछ ये जो रीजन है यहाँ पे मुझे पता नहीं कि क्या हो रहा है। तो यानी स्लिप से मैं अनस्लिप पे भी जा सकता हूँ और अनस्लिप से भी स्लिप जा सकता हूँ। यहाँ पे मुझे कोई डिस्प्लेसमेंट या डिसलोकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं हो सकता, क्योंकि आप स्लिप से अनस्लिप जा रहे हो और कोई डिस्प्लेसमेंट्स नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये जो सिनारियो यहाँ पे ये डिसलोकेशन क्रिस्टल के अंदर ख़त्म होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो अभी हमने देखा कि फ्री सरफेस के बारे में देखा, अभी डिसलोकेशन को देखते हैं हम ग्रेन बाउंड्रीज पे एंड होते हैं कि नहीं। तो हम देखेंगे कि ये जो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल में ये जो बाउंड्रीज है इनको कहते हैं ग्रेन बाउंड्रीज। तो ये जो ग्रेन बाउंड्रीज है, यानी ये जो एक ग्रेन है ये मैं एक सिंगल क्रिस्टल की तरह कर सकता हूँ, कंसिडर कर सकता हूँ, और इसमें अगर डिसलोकेशंस है तो ये मेरे ग्रेन हो गए और एक ग्रेन बाउंड्रीज हो गई, और ये कुछ डिसलोकेशंस मैंने मार्क किए। तो आप देखेंगे कि ये कुछ डिसलोकेशंस है, ये स्टार्ट हो रहे ग्रेन बाउंड्रीज से और एंड हो रहे दूसरे ग्रेन बाउंड्री पे। तो ये सिनारियो पॉसिबल है, ये हो सकता है। मान लेते हैं अगर मेरा डिसलोकेशन कुछ इस तरह से है, तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि मेरा डिसलोकेशन क्या डिटरमाइन करता है, स्लिप्ड और अनस्लिप पार्ट। तो मैं इस तरह से कुछ कहूँगा कि अगर मेरा ये डिफॉर्मेशन चालू हुआ तो ये मेरा स्लिप पार्ट है और अनस्लिप पार्ट है। तो इस केस में अब देखेंगे कि मैं स्लिप और अनस्लिप पार्ट में डिसलोकेशन को क्रॉस किए बिना ही स्लिप और अनस्लिप पार्ट में जा सकता हूँ, और ये पॉसिबल नहीं है।
इसलिए ये जो सिनारियो है यहाँ पे डिसलोकेशन क्रिस्टल के अंदर ख़त्म होगा या ग्रेन के अंदर ख़त्म होगा, ये पॉसिबल नहीं है। डिसलोकेशन एक तो किसी भी ग्रेन में ग्रेन बाउंड्री से शुरू होने चाहिए और ग्रेन बाउंड्री पे ही ख़त्म होने चाहिए। तो ये सिनारियो मेरा पॉसिबल नहीं है डिसलोकेशन के बारे में। अभी हम देखते हैं कि डिसलोकेशन दूसरे डिसलोकेशन पे ये पार्ट जो हम बाद में देखेंगे। अभी देखते हैं कि डिसलोकेशन खुद के ऊपर जब एंड होता है तो क्या होता है। तो ये मान लेते हैं मेरा स्लिप प्लेन है और डिसलोकेशन खुद के ऊपर एंड हो रहे हैं, यानी शुरू खुद से हो रहे हैं और खुद पे ही ख़त्म हो रहे हैं। तो मान लेते हैं हमें एक लूप मिलेगा, ये मेरी हो जाएगी डिसलोकेशन लाइन, यानी डिसलोकेशन लाइन है ना, ये मेरा टेंजेंट वेक्टर इस तरह से कुछ मिलेगा मुझे। मान लेते हैं इसका एक बर्जर्स वेक्टर है इस डिसलोकेशन का। तो ये जो डिसलोकेशन का बर्जर्स वेक्टर है, ये बर्जर्स वेक्टर हमने देखा था किसी भी डिसलोकेशन लाइन के लिए ये इनवेरिएंट होता है, इसको लिख लेते हैं। तो ये जो बर्जर्स वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहता है किसी भी डिसलोकेशन लाइन के लिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये इनवेरिएंट रहती है किसी भी डिसलोकेशन लाइन के लिए। तो इसका मतलब अगर मेरा बर्जर्स वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो ये डिसलोकेशन लाइन के लिए बर्जर्स वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा और इस डायरेक्शन में होगा। मान लेते हैं अगर मेरा डिसलोकेशन यहाँ से शुरू हुआ और इस तरह से कुछ टेंजेंट वेक्टर है, हमने बात की थी कि टेंजेंट वेक्टर करंट की तरह मूव होता है, और आप देखेंगे कि ये जहाँ पे मैंने शुरू किया वहाँ पे एंड हुआ, तो ये मेरा टेंजेंट वेक्टर हो गया यहाँ पे। तो ये टेंजेंट वेक्टर कुछ इस तरह से जाएगा डिसलोकेशन लाइन में। तो आप देखेंगे कि ये जो डिसलोकेशन लूप है, यानी एक लूप तैयार हुआ, ये मेरा स्लिप पार्ट और अनस्लिप पार्ट को बाइफरकेट कर रहा है। तो ये मेरा स्लिप पार्ट है और ये मेरा अनस्लिप पार्ट है। तो ये डिसलोकेशन खुद के ऊपर शुरू हुआ और खुद के ऊपर एंड हुआ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये होती है, डू लूप्स मटेरियल्स में दिखते हैं। तो अभी देखते हैं ये जो लूप है, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो बर्जर्स वेक्टर है और ये टेंजेंट वेक्टर है, ये एक ही स्लिप प्लेन में है। बर्जर्स वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर सेम स्लिप प्लेन पे है। तो इस लूप को हम कहते हैं ग्लाइड लूप। इसको हम कहते हैं ग्लाइड लूप। तो अभी हम जानेंगे कि इस ग्लाइड लूप का कुछ स्पेशलिटी है। अगर हम देखेंगे कि ये जो डिसलोकेशन लूप है, ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने टेंजेंट वेक्टर मार्क किया, तो टेंजेंट वेक्टर कुछ इस तरह से जा रहा है। तो आप देखेंगे कि टेंजेंट वेक्टर यहाँ पे इस केस में बर्जर्स वेक्टर से पैरेलल है। अगर टेंजेंट वेक्टर बर्जर्स वेक्टर से पैरेलल है तो डिसलोकेशन का नेचर क्या होना चाहिए, यहाँ पे स्क्रू होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो टेंजेंट वेक्टर कुछ इस तरह से होगा इस डायरेक्शन में, यानी बर्जर्स वेक्टर से परपेंडिकुलर रहेगा। इस केस में आप देखेंगे कि टेंजेंट वेक्टर बर्जर्स वेक्टर से पैरेलल रहेगा पर अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। और इस केस में जब यहाँ पे मैं बात करूँगा तो टेंजेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में रहेगा, यानी बर्जर्स वेक्टर से परपेंडिकुलर रहेगा। तो हमने देखा था कि टेंजेंट वेक्टर पैरेलल है तो क्या होता है, टेंजेंट वेक्टर जब पैरेलल होता है और सेम डायरेक्शन में है तो ये मेरा राइट हैंड स्क्रू होगा। तो सिमिलरली ये जो पार्ट होगा ये मेरा लेफ्ट हैंड स्क्रू होगा। अभी हम देखेंगे ये जो पार्ट है, आप जान पा रहे होंगे अगर टेंजेंट वेक्टर परपेंडिकुलर है बर्जर्स वेक्टर से तो ये होगा मेरा एज पार्ट, यानी एज नेचर होगा यहाँ पे मेरे डिसलोकेशन का, और यहाँ पे भी मेरा एज नेचर होगा। तो ये जो होगा मेरा एज निगेटिव एज होगा और यहाँ पे मुझे पॉजिटिव एज मिलेगा। तो इस तरह से मेरा कुछ ग्लाइड लूप होता है जहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास जो डिसलोकेशन का नेचर है वो चेंज हो रहा है, यानी राइट हैंड स्क्रू, फिर पॉजिटिव एज, फिर लेफ्ट हैंड स्क्रू और निगेटिव एज, इस तरह से। कुछ और लूप्स भी होते हैं, वो इस तरह से हम जानेंगे। एक मान लीजिए कि मेरा स्लिप प्लेन है और यहाँ पे मेरा एक लूप है, यानी जो डिसलोकेशन शुरुआत हुआ है वो खुद के ऊपर ही एंड हो रहा है। और मान लेते हैं यहाँ पे बर्जर्स वेक्टर एक एंगल बना रहा है या परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट वेक्टर के साथ। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक स्पेशल लूप है, यहाँ पे मेरा टेंजेंट वेक्टर अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो ये कुछ करंट की तरह जाएगा, हमने देखा। तो ये मेरा टेंजेंट वेक्टर है। तो यहाँ पे सारे पोजीशंस पे, सारे पॉइंट्स पे इस डिसलोकेशन के जो बर्जर्स वेक्टर है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा मेरे टेंजेंट वेक्टर से। इसको हम कहते हैं प्रिज्मेटिक लूप। तो
ये जो नेचर होगा प्रिज्मेटिक लूप का, यहाँ पे आप देखेंगे कि टेंजेंट वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है मेरे बर्जेस वेक्टर से। तो ये यहाँ पे जो नेचर होगा मेरे डिसलोकेशन लूप का वो एज होगा। तो मेरा प्रिज्मेटिक लूप हमेशा एज नेचर का रहता है। तो अगर हम देखेंगे ये जो डिसलोकेशन है, तो ग्लाइड लूप तो इस स्लिप प्लेन में मूव हो सकता है क्योंकि दोनों टेंजेंट वेक्टर और बर्जेस वेक्टर एक ही प्लेन में, पर इस केस में इस तरह से नहीं है। अगर मुझे डिसलोकेशन को मूव करना है तो ये एज नेचर हो गया यहाँ पे ऑलरेडी। तो ये जो मूवमेंट होगी डिसलोकेशन की, ये कुछ इस तरह से सिलेंडर पे होगी, इस सिलेंडर के सरफेस के अराउंड ही होगी। यानी ये डिसलोकेशन इस तरह मूव होगा, अप मूव होगा। तो ये जो है इसको मैं कह सकता हूँ प्रिज्म, तो इसलिए इसको प्रिज्मेटिक लूप कहते हैं। और ये तैयार होता है, ये कब तैयार होता है? ये तैयार होता है जब कोई फेस सेंटर्ड क्यूबिक मटेरियल्स या क्लोज पैक्ड मटेरियल्स जब होते हैं, इनको मैं सडनली क्वेंच करता हूँ यानी मैं एक हाई टेम्परेचर पे गया और बहुत हाई कूलिंग रेट से उसको रूम टेम्परेचर पे लाया, सब ज़ीरो टेम्परेचर पे लाया, उस प्रोसेस को मैं क्वेंचिंग कहता हूँ। यानी मेरे पास कूलिंग जो रेट है वो बहुत हाई होता है। तब क्या होता है, जो हाई टेम्परेचर पे वैकेंसीज बनी होती है वो एक लूप तैयार करेगी, यानी वो कोलैप्स हो जाएगी और इस तरह से मुझे कुछ लूप मिलेगा। तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि वैकेंसी लूप्स कैसे तैयार होते हैं, और मोस्टली इनका नेचर प्रिज्मेटिक होता है क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स में। तो हमने देखा यहाँ पे कि डिसलोकेशन फ्री सरफेस पे एंड होंगे, ग्रेन बाउंड्रीज पे एंड होंगे और खुद पे एंड होंगे। अभी हम जानते हैं डिसलोकेशंस किसी और डिसलोकेशन पे जब एंड होते हैं उसको हम कहते हैं नोड्स। तो एक फ्रैंक रूल है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जब डिसलोकेशन एक दूसरे के ऊपर एंड होते हैं तब हम ये फ्रैंक रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास ये डिसलोकेशन लाइंस है, यानी ये डिफरेंट टेंजेंट वेक्टर्स दिखाए यहाँ पे डिसलोकेशंस के। तो ये जब एक दूसरे को मिल रहे हैं, ये पॉइंट जो है इसको हम कहते हैं नोड। तो ये जो नोड है, पर जब हम ये टेंजेंट वेक्टर की बात करेंगे तो नोड पे क्या होता है, ये जो टेंजेंट वेक्टर है ये एक तो नोड की तरफ पॉइंट करेंगे या नोड से अपोजिट तरफ पॉइंट करेंगे, यानी एक तो नोड की तरफ रहेंगे या अवे फ्रॉम नोड रहेंगे। तो ये जो टेंजेंट वेक्टर है, सारे टेंजेंट वेक्टर है, यानी 3 डिसलोकेशन है, रेड, ब्लैक और ब्लू जो मैंने मार्क किए यहाँ पे। आप देखेंगे कि इनके टेंजेंट वेक्टर एक तो इस तरफ आएंगे, नहीं तो अवे फ्रॉम द नोड होंगे। तो ये प्रॉपर्टी है मेरे नोड की, जब मेरे डिसलोकेशन एक दूसरे के ऊपर एंड होते हैं। अभी ये केस कंसिडर करते हैं, मेरे पास यानी एक नोड है यहाँ पे और ये डिसलोकेशंस एक दूसरे के ऊपर एंड हो रहे हैं। मान लेते हैं इनके टेंजेंट वेक्टर कुछ इस तरह से, यानी नोड के ऊपर जाके एंड हो रहे हैं, यानी टुवर्ड्स नोड है ये। तो मान लेते हैं ये जो रीजन है मेरा क्रिस्टल का, यानी स्लिप प्लेन का, ये यहाँ पे कोई स्लिप नहीं है, यहाँ पे कोई डिफॉर्मेशन नहीं है इसका मतलब। पर जब मैं ये डिसलोकेशन को क्रॉस करूँगा तो यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट्स होंगे और या डिफॉर्मेशन होंगे। यानी हम बात करते हैं जब डिसलोकेशन किसको बाइफरकेट करता है, स्लिप और नो स्लिप रीजन को, तो ये यहाँ पे कुछ डिफॉर्मेशन होगी। तो ये मेरा हो गया स्लिप रीजन। और जब मैं ये डिसलोकेशन की बात कर रहा हूँ तब यहाँ से मैं इस रीजन में जाना चाहता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं इस रीजन की तरफ जा रहा हूँ तो यहाँ से एक दूसरा डिफॉर्मेशन यानी दूसरा डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसको मैं B2 के नाम से, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट्स का। तो मैंने एक स्लिप्ड यानी एक डिफॉर्म्ड रीजन से दूसरे डिफॉर्म्ड रीजन में जा रहा हूँ, पर यहाँ पे जो डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन है या डिस्प्लेसमेंट्स है वो अलग होंगे इस केस में। तो एक स्लिप पार्ट है और एक यहाँ पे एक दूसरा स्लिप पार्ट है, इसको मैं स्लिप 2 का नाम दे रहा हूँ। फिर यहाँ से अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, आप देखेंगे कि एक स्लेम स्लिप प्लेन है और यहाँ पे एक डिसलोकेशन है। तो यहाँ से जब मैं आ रहा हूँ तो यहाँ पे एक स्लिप है। तो हमने देखा था कि डिसलोकेशन बाइफरकेट करता है स्लिप और नो स्लिप रीजन में या डिफरेंट स्लिप रीजन्स में। तो यहाँ से जब मैं आऊँगा तो मेरा जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा वो शून्य हो जाना चाहिए। जब मैं B3 को ऐड करूँगा तो यहाँ पे मुझे कोई डिफॉर्मेशन नहीं मिलना चाहिए, यहाँ पे नो स्लिप होना चाहिए। तो आप जानेंगे कि जब नोड इस तरह से है तो एट अ नोड मैं इस तरह से लिख पाऊंगा। जो डिस्प्लेसमेंट्स की बात करूंगा तो मैं B1 प्लस B2 प्लस B3 को जब ऐड करूंगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट शून्य मिलने चाहिए। तो यहाँ से शुरुआत की मैंने और यहाँ पे एंड हो रहा हूँ नो स्लिप पे, तो मैं कुछ इस तरह से लिख पाऊंगा।
ये रिलेशन लिख पाऊँगा। मान लेते मैंने यहाँ से भी शुरुआत की, यहाँ पे गया तो B2 और B3 यहाँ पे डिफॉर्मेशन नहीं मिला और मुझे फिर से इस डिस्प्लेसमेंट तक वापस आना है तो मुझे B1 ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो रूल है नोड पे, द सम ऑफ द बर्जेस वेक्टर्स एट द नोड शुड बी इक्वल टू 0। तो इसको कहते हैं हम फ्रैंक्स रूल, यानी समेशन ऑफ ऑल द बर्जेस वेक्टर्स एट नोड, ये इंपॉर्टेंट है, एट द नोड शुड बी इक्वल टू 0। तो हमने देखा कि डिसलोकेशंस खुद के ऊपर जब एंड होते हैं तो वो लूप होता है, पर जब दूसरों के ऊपर एंड होते हैं उसको हम नोड कहते हैं। तो ये तो मैंने अभी 2D में दिखाया, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि 3D में है, इसको विजुअलाइज कर सकते हैं कि 3D में क्या हो सकता है। यहाँ पे सिंपल केसेस मैंने दिखाई है कि सिंपल केसेस 3 वेक्टर्स के साथ मैंने दिखाई है। यहाँ पे मल्टीपल वेक्टर्स भी हो सकते हैं, यानी नोड पे बहुत सारे डिसलोकेशन इंटरसेक्ट्स हो सकते हैं यहाँ पे, पर ये जो पॉइंट्स है आपको याद रखना है। तो अभी मैं समराइज करना चाहता हूँ इस लेक्चर को। तो हमने यहाँ पे डिस्क्लिनेशन के बारे में देखा, जो हम पढ़ेंगे नहीं इस कोर्स में, पर एक इंट्रोडक्शन के लिए देखा था डिस्क्लिनेशन। और हमने डिसलोकेशंस के ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज देखी। तो हमने देखा कि डिसलोकेशन कहाँ एंड हो सकते हैं। डिसलोकेशन एंड होता है फ्री सरफेस पे, ग्रेन बाउंड्रीज पे, या मैं इंटरफेसेस की बात कर सकता हूँ, ग्रेन बाउंड्री या इंटरफेसेस, ओके, या फेज बाउंड्रीज। कोई भी बाउंड्री होगी वहाँ पे डिसलोकेशन एंड हो सकते हैं खुद के ऊपर, ऑन सेल्फ। सो इसको हम कहते हैं लूप, और ऑन अदर डिसलोकेशंस इसको हम कहते हैं नोड। तो हमने ये प्रॉपर्टी इसलिए देखी है क्योंकि जब डिसलोकेशन की मूवमेंट्स की बात करेंगे तब हमें ये प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। तो अभी के लिए यहाँ पे रुकता हूँ। नेक्स्ट पार्ट से हम जानेंगे कि जब डिसलोकेशन मूव होगा तो क्या अमाउंट ऑफ प्लास्टिक स्ट्रेन डेवलप हो सकता है मटेरियल में। धन्यवाद।